नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट के हाइलाइट्स की। दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ हाइलाइट्स कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैंक जो बजट में जो टर्मिनोलॉजी है, आप उनको भी समझ पाएँ अच्छे से, तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बजट की टर्मिनोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन की है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको समझने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बजट सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता, ये होता है गवर्नमेंट का विजन, ये होता है कंट्री का रोड मैप और यही डिसाइड करता है कि ग्रोथ सिर्फ पेपर पर रहेगी या ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक पावरफुल एम के साथ जो हमें बजट डॉक्यूमेंट में मिला था। उसमें लिखा था, अवर एम इज टू ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट एंड पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस एज वी इंश्योर दैट द डिविडेंड्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी फार्मर, द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द नोमाड्स, द यूथ, द पुअर एंड द वुमेन। इसका सिंपल मतलब समझिए, गवर्नमेंट सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं कर रही, बल्कि ये इंश्योर करना चाहती है कि ग्रोथ का बेनिफिट लास्ट पर्सन तक पहुंचे। चाहे वो फार्मर हो, एससी एसटी कम्युनिटी हो, नोमैडिक ग्रुप हो, यूथ हो, पुअर हो या वुमेन हो, सबको ग्रोथ के डिविडेंड मिलने चाहिए। यही इस बजट का कोर फिलॉसफी है। अब यहाँ से हम एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। बजट क्या होता है? बजट बेसिकली एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसमें गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है दो चीजें। एक, एक्सपेक्टेड पब्लिक रेवेन्यू यानी सरकार कितना पैसा अर्न करेगी, और दूसरा, एक्सपेक्टेड पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। सिंपल लैंग्वेज में बोलें, गवर्नमेंट हर साल एक कंप्लीट प्लान बनाती है जिसमें तीन चीजें क्लियर होती है। नंबर वन, रेवेन्यू मतलब पैसा आएगा, कहाँ से आएगा और कितना आएगा। नंबर टू, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कितना खर्च होगा। और नंबर थ्री, एलोकेशन मतलब पैसा एग्जैक्टली कहाँ कहाँ स्पेंड किया जाएगा। इसी फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा यूनियन बजट डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब यूनियन बजट 2026 के मेजर हाईलाइट को समझते हैं, जो इस बजट के तीन इंस्पायरिंग कर्तव्य के अराउंड घूमते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और सस्टेन करना। मतलब ग्रोथ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया गया है, वॉलेटाइल ग्लोबल डायनामिक से रेजिलियंस बिल्ड करना। मतलब दुनिया में अगर रिसेशन, वार, ऑयल प्राइस या ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, तो इंडियन इकोनॉमी उसका झटका इजीली एब्जॉर्ब कर सके। अब बात करते हैं सेकंड कर्तव्य की। यहाँ फोकस है लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करना और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। सिंपल शब्दों में समझें, सिर्फ स्कीम अनाउंस करना काफी नहीं है। गवर्नमेंट का एम है कि लोग स्किल्ड बने, एम्प्लॉयबल बने और अपनी ग्रोथ खुद ड्राइव कर सकें। और अब आते हैं थर्ड कर्तव्य पर, जो इंक्लूसिव ग्रोथ का कोर है। इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है हर फैमिली, हर कम्युनिटी, हर रीजन और हर सेक्टर तक रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज और अपॉर्चुनिटी का एक्सेस इंश्योर करना। मतलब ग्रोथ सिर्फ सिटीज या एक पर्टिकुलर क्लास तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि विलेजेस, बैकवर्ड रीजन, एमएसएमईज, फार्मर, यूथ सब तक पहुंचे। ये तीन कर्तव्य मिलकर यूनियन बजट 2026 का ओवरऑल विजन डिफाइन करते हैं। ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी, एस्पिरेशन के साथ कैपेबिलिटी और डेवलपमेंट के साथ इंक्लूजन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बजट एस्टिमेट और की फाइनेंशियल नंबर की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले नॉन डेट रिसीव की बात करें। बजट एस्टीमेट 26-27 के लिए नॉन डेट रिसीव रखे गए हैं 36.5 लाख करोड़। मतलब गवर्नमेंट इतना पैसा बोरो किए बिना कलेक्ट करने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर। बजट एस्टीमेट 26-27 में टोटल खर्चा एस्टीमेट किया गया है 53.5 लाख करोड़। यानी गवर्नमेंट का ओवरऑल स्पेंडिंग साइज काफी बड़ा रहने वाला है। अब आते हैं सेंटर के टैक्स रेसिपिएंट पर। बजट एस्टीमेट में सेंटर को टैक्स से नेट मिलने वाली रकम है 28.7 लाख करोड़। बोरोइंग साइड देखें तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग बजट एस्टीमेट 26-27 के लिए 17.2 लाख करोड़ रखी गई है। इसमें से डेटेड सिक्योरिटीज के थ्रू नेट मार्केट बोरोइंग 11.7 लाख करोड़ होगी। ये नंबर डेट और इंटरेस्ट बर्डन समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा पिछले साल के रिवाइज एस्टीमेट पर आते हैं। रिवाइज एस्टीमेट के अकॉर्डिंग नॉन डेट रिसीव्ड रहे हैं 34.0 लाख करोड़, जिसमें सेंटर का नेट टैक्स रेसिपिएंट था 26.7 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर जो रिवाइज एस्टिमेट आया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, वो था 49.6 लाख करोड़। और इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 11.0 लाख करोड़ था।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का हाई रहना ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब आते हैं सबसे फेवरेट पार्ट एग्जामिनर का, फिस्कल डेफिसिट पर। बजट एस्टिमेट 26-27 में फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है जीडीपी का 4.3% और रिवाइज एस्टिमेट यानी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसमें फिजिकल डेफिसिट था जीडीपी का 4.4%, जो बजट एस्टिमेट 25-26 के बराबर ही रहा। अब देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। बजट एस्टिमेट 26-27 में डेट टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेट किया गया है 55.6% और रिवाइज एस्टिमेट है हमारा 25-26 के लिए 56.1%। तो ओवरऑल नंबर ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कोशिश कर रही है कि बिना ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज किए इसको आगे लिया जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहले कर्तव्य की, जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट भी करना है और सस्टेन भी करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 6 मेजर इंटरवेंशन प्रपोज किए हैं। अब हम पहला इंटरवेंशन देखते हैं जो है स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरर इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर चूज किए हैं जिनको हम बोलते हैं सनराइज सेक्टर, मतलब ऐसे सेक्टर जहाँ फ्यूचर ग्रोथ का मैक्सिमम पोटेंशियल है और जो नेक्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड करेंगे। इस इंटरवेंशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है बायो फार्मा शक्ति। इसमें शक्ति का फुल फॉर्म है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का आउटले प्रपोज किया है और ये पैसा नेक्स्ट 5 ईयर में स्पेंड किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर ना रहे, बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल वैल्यू बेस्ड बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट करेगी, पहला, बायोफार्मा फोकस नेटवर्क क्रिएट किए जाएंगे। इस नेटवर्क के अंदर 3 नए एनआईपीआर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए जाएंगे और साथ ही 7 एग्जिस्टिंग एनआईपीआर इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंडिया में 1000 से ज्यादा एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया जाएगा। इसका रिजल्ट होगा ग्लोबल फार्मा जायंट अपनी ड्रग इंडिया में टेस्ट करना प्रेफर करेंगे। इंडिया डायरेक्टली ग्लोबल इनोवेशन वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाएगा और साथ ही हाई स्किल जॉब क्रिएट होंगे, स्पेशली रिसर्च और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, यानी ISM 2.0 की। ये मिशन सिर्फ कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि एक क्लियर अपग्रेड है। पहले फेज में फोकस ज्यादा था असेंबली पर, मतलब चिप्स को जोड़ना पैकेज करना, लेकिन 2.0 मिशन में इंडिया नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है, पूरी वैल्यू चेन को डीपन करने की तरह। अब मिशन का स्कोप काफी बड़ा हो चुका है। इसमें सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल का प्रोडक्शन, फुल स्टैक इंडियन आईपी यानी अपने खुद का चिप डिजाइन और साथ ही सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना, ये सब इंक्लूड है। इस मिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है टैलेंट डेवलपमेंट। इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं इसके लिए, ताकि इंडिया के पास स्किल सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स हो, सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं, दिमाग भी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ एक क्रिटिकल एनालिसिस समझना जरूरी है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आईपी ओनरशिप सबसे हाई मार्जिन सेगमेंट होता है। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसलिए ये सिर्फ मेक इन इंडिया, असेंबली से डिजाइन इन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का स्टेप है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। अब चलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर पर। बजट में यहाँ एक बड़ा पुश दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर स्कीम का आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उनके कंपोनेंट जैसे स्क्रीन बैटरीज ज्यादातर इंपोर्ट करता है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इन सब असेंबलीज का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंसेंटिवाइज करना, ताकि इंडिया की डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इंक्रीज हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की। यहाँ गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका नाम है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर का एस्टेब्लिशमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है इंडिया में रेयर अर्थ रिसोर्सेज के लिए स्पेशल जोन डेवलप करना। अब इसकी टारगेट ज्योग्राफी देखिए, गवर्नमेंट ने फोकस किया है ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर, और ये स्टेट रैंडमली चूज नहीं किए गए हैं। इन स्टेट की कोस्टलाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिलता है जिसे कहते हैं बीज सैंड मिनरल्स, जैसे मोनेटाइज, लेमिनेट और जिक्रोन। ये मिनरल ही रेयर अर्थ एलिमेंट का बेस होते हैं। इस इनिशिएटिव का स्कोप काफी वाइड रखा गया है, सिर्फ माइनिंग तक लिमिटेड नहीं, बल्कि माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ एक कंप्लीट इकोसिस्टम के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। रेयर अर्थ को आज के टाइम में 21st सेंचुरी का ऑयल कहा जाता है,
क्योंकि बिना रेयर अर्थ के आप ईवीज, विंड टरबाइन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल तक नहीं बना सकते। अभी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का मेजर सप्लाई इंपोर्ट डिपेंडेंट है और उसमें चाइना का मोनोपोली है। तो जब इंडिया अपनी डोमेस्टिक वैल्यू चेन डेवलप करेगा फ्रॉम माइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, तो हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करेंगे और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अचीव करेंगे। इसलिए दोस्तों, रेयर अर्थ कॉरिडोर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं केमिकल पार्क्स की। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करने का प्रपोजल दिया है, जिसके अंडर 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे स्टेट के साथ मिलकर। इस स्कीम का मैकेनिज्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें चैलेंज रूट फॉलो किया जाएगा, मतलब जो स्टेट बेस्ट प्रपोजल के साथ आएंगे उनको प्रोजेक्ट मिलेगा। साथ ही एक क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा। अब समझते हैं प्लग एंड प्ले का मतलब। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, गवर्नमेंट पहले ही कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, जैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, पावर सप्लाई, रोड्स और बेसिक यूटिलिटीज। इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर को सिर्फ अपना फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, यानी प्लग इन करना पड़ेगा। इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर का बर्डन काफी कम हो जाता है, और दूसरा, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंप्लाइंस में लगने वाला टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ओवरऑल केमिकल सेक्टर के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पुश है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, स्ट्रेंथिंग कैपिटल गुड कैपेबिलिटीज। इसके अंदर सबसे पहला इनिशिएटिव है हाईटेक टूल रूम्स, सीपीएसई। 2 लोकेशन पर ये टूल रूम स्टैब्लिश करेगी, जो डिजिटली इनेबल्ड ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो की तरह काम करेंगे। यहाँ लोकली हाई प्रिसीजन कंपोनेंट का डिजाइन, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसका डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमईज को मिलेगा, क्योंकि छोटे इंटरप्राइजेस के लिए एक्सपेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट मशीनरी अफोर्ड करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सीआईई स्कीम, यानी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम। आज रोड और पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए हमें एक्सीवेटर और क्रेन्स जैसे हैवी मशीनरी काफी हद तक इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाली मशीनरी को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जा सके। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट ने इसके लिए 10,000 करोड़ का एलोकेशन 5 साल के लिए प्रपोज किया है, ताकि एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके। प्रॉब्लम ये थी कि ग्लोबल ट्रेड शॉक के टाइम कंटेनर शॉर्टेज हो जाती थी, जिससे फ्रीट रेट्स अचानक स्पाइक कर जाते थे। डोमेस्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट सिक्योरिटी इंप्रूव होगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट पर बेटर कंट्रोल मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर की, जो बजट में काफी इंपॉर्टेंट हाईलाइट रही। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड डायरेक्टली इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसलिए बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 3 स्ट्रेटजी प्रपोज की गई हैं। सबसे पहली है नेशनल फाइबर स्कीम। इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, यानी नेचुरल फाइबर जैसे सिल्क, वूल और जूट के साथ साथ मैन मेड फाइबर और न्यू एज फाइबर में भी इंडिया को स्ट्रांग बनना है। सिंपल वर्ड में समझें, रॉ मटेरियल का लेवल पर ही इंडिया को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनना है। दूसरा कंपोनेंट है टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इस स्कीम का फोकस ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर पर है। बजट यहाँ मशीनरी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कैपिटल सपोर्ट दे रहा है, ताकि पुरानी क्लस्टर मॉडर्न बन सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तीसरा मेजर पिलर है मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये पार्क चैलेंज मोड में सेटअप किए जाएंगे और इनका स्पेशल फोकस होगा टेक्निकल टेक्सटाइल पर, जैसे मेडिकल टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, जो फ्यूचर ओरिएंटेड और हाई वैल्यू सेगमेंट है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव मेंशन किया गया है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। इसका एम है खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को स्ट्रेंथन करना, यानी रूरल और ट्रेडिशनल आर्टिसंस को डायरेक्ट सपोर्ट देना। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस इंटरवेंशन का, बजट ग्लोबल मार्केट लिंकेज, ब्रांडिंग और स्किलिंग पर फोकस कर रहा है। इसका मतलब है कि रूरल आर्टिसंस अब सिर्फ लोकल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बल्कि डायरेक्टली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन से कनेक्ट होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरवेंशन 2 की, जिसका फोकस है रिजुविनेटिंग लेगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। देश के कई पुराने इंडस्ट्रियल टाउन ऐसे हैं जो आज कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। रीजन सिंपल है, वहाँ टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है और एफिशिएंसी कम हो गई है। इसी वजह से ये इंडस्ट्रियल एरियाज नए और मॉडर्न क्लस्टर के सामने पीछे रह गए हैं। अब सोल्यूशन क्या प्रपोज किया गया है? गवर्नमेंट एक स्पेशल स्कीम ला रही है, जिसके थ्रू 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर को रिवाइव किया जाएगा। मतलब जो पुराने इंडस्ट्रियल हब्स थे, उनको दोबारा इकोनॉमिकली रेलेवेंट बनाने की कोशिश होगी। अब देखिए दोस्तों, मेथड क्या होगा। यहाँ फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन
और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर बेटर रोड, यूटिलिटीज, मॉडर्न फार्म मशीनरी और एडवांस प्रोसेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और ओवरऑल कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरवेंशन 3 की, जिसका फोकस है चैंपियन एसएमईज बनाना, यानी ऐसे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो फ्यूचर में इकोनॉमी के ग्रोथ लीडर बन सके। सबसे पहला पॉइंट है इसमें एसएमई ग्रोथ फंड। गवर्नमेंट ने यहाँ 10,000 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड अनाउंस किया है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर चैंपियन क्रिएट करना, मतलब जो एसएमईज सर्टेन सेलेक्टेड क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं उनको ग्रोथ के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो स्केल अप कर सकें। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। इस फंड के लिए गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन दिया है। इसका पर्पस क्लियर है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट देना और उनके लिए रिस्क कैपिटल का एसेस बना के रखना ताकि छोटे बिजनेसेस फंडिंग की वजह से रुक ना जाएं। अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और नए कंसेप्ट पर, कॉर्पोरेट मित्र। ये एक नोबल इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन है। गवर्नमेंट यहाँ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई को इन्वॉल्व करेगी। ये इंस्टीट्यूशन मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन करेंगे जिससे एक ट्रेन कैडर तैयार होगा जिसे कहा जाएगा कॉर्पोरेट मित्र। इनका मेन फोकस होगा टायर 2 और टायर 3 टाउन, यानी छोटे शहरों और इमर्जिंग बिजनेस हब पर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। दोस्तों अब समझते हैं कॉर्पोरेट मित्रस का रोल क्या होगा। ये एसएमईज को हेल्प करेंगे कंप्लायंस, टैक्स मैटर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में। सिंपल शब्दों में ये प्रोफेशनल एसएमईज और फॉर्मल इकोनॉमी के बीच जो गैप है उसको ब्रिज करेंगे। इससे एसएमईज ज्यादा स्ट्रक्चर, कंप्लाइंट और सस्टेनेबल बन पाएंगी। दोस्तों अब बात करते हैं इंटरवेंशन 4 की, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पावरफुल पुश देने के। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर फोकस देखिए। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसका सिंपल मतलब है कि रोड, रेलवे, पोर्ट्स, पावर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करेगी ताकि ग्रोथ फास्ट हो और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। ये एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट में और कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान काफी रिस्क होते हैं। ये फंड उन रिस्क को कवर करने में हेल्प करेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर बिना ज्यादा हेजिटेशन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें। तीसरा पॉइंट है असेट मोनेटाइजेशन। यहाँ गवर्नमेंट सीपीएसईज यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रियल एस्टेट असेट्स को मोनेटाइज करने पर फोकस कर रही है। इसके लिए डेडिकेटेड आरईआईटीज यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का यूज किया जाएगा। इससे आइडियल या अंडर यूज असेट से फ्रेश फंड जनरेट होंगे जो वापस नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पर। सबसे पहले बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। बजट में एक नया डायगोनल फ्रीट कॉरिडोर अनाउंस किया गया है जो दनकुनी ईस्ट इंडिया से स्टार्ट होगा, सूरत वेस्ट इंडिया तक जाएगा। दोस्तों इसका मेन आइडिया है ईस्ट इंडिया जो मिनरल रिच रीजन है उसको डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडिया से कनेक्ट करना। इससे रॉ मटेरियल का मूवमेंट फास्ट होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और इंडस्ट्रीज को टाइमली सप्लाई मिलेगी, मतलब प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों अब आते हैं नेशनल वाटरवेज पर। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल करवाएगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा नेशनल वाटरवेज 5 उड़ीसा से। ये वाटरवेज तालचर और अंगुल के कोल्ट बेल्ट को डायरेक्टली पैरादीप और दमरा पोर्ट से कनेक्ट करेगा। इसका फायदा ये होगा कि कोल और बल्क कार्गो का ट्रांसपोर्ट सस्ता, फास्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा। सिर्फ वाटरवेज ही नहीं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, जैसे वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर हब और मेन पावर के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ताकि स्किल वर्कफोर्स रेडी हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल शिपिंग का मॉडल शेयर जो अभी लगभग 6% है उसको 2047 तक 12% तक ले जाया जाए। इसके लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि कार्गो रेल और रोड से शिफ्ट होकर वाटर ट्रांसपोर्ट पर आ जाए, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट सस्ता भी है और ग्रीनर भी है, फ्यूल कंजम्पशन कम, पॉल्यूशन कम और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा। और अब दोस्तों बात करते हैं सी प्लेन की। बजट में सी प्लेन वीजीएफ यानी वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम अनाउंस की गई है। इसका पर्पस है सी प्लेन ऑपरेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना और साथ ही इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। ये स्कीम स्पेसिफिकली लास्ट माइल रिमोट कनेक्टिविटी और टूरिज्म को टारगेट करती है। जहां रोड या रेल पहुंचना मुश्किल है, वहां सी प्लेन एक गेम चेंजर बन सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं इंटरवेंशन 5 की, जो डायरेक्टली लिंक्ड है लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी से। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है। CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया गया है 5 साल के पीरियड के लिए। इसका कोर आइडिया बहुत क्लियर है। रियलिटी ये है कि फॉसिल फ्यूल ओवरनाइट खत्म नहीं होने वाले, वो एनर्जी मिक्स का हिस्सा रहेंगे। तो अप्रोच ये है कि उन्हें एब्रप्टली रिमूव करने के बजाय टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके एमिशन को कंट्रोल और मिटिगेट किया जाए। मतलब फोकस है क्लीन ट्रांजिशन पर, ना कि अनरियलिस्टिक एलिमिनेशन पर। ये एक प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है एनर्जी पॉलिसी में। अब दोस्तों आते हैं इंटरवेंशन 6 पर, जिसका नाम है डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन यानी CER। यहाँ गवर्नमेंट का क्लियर मानना है कि सिटी ग्रोथ हब्स होती हैं। अर्बनाइजेशन को बर्डन नहीं बल्कि इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ माना जा रहा है। इसके लिए हर सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5,000 करोड़ का फंडिंग सपोर्ट मिलेगा, वो भी 5 साल के पीरियड में। लेकिन पैसा डायरेक्टली नहीं मिलेगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है, चैलेंज मोड, जिसे कहा गया है रिफॉर्म कम रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। सिंपल वर्ड में समझे तो सिटीज को पहले अपने बाईलॉज, गवर्नेंस और फाइनेंस में रिफॉर्म करने होंगे, परफॉर्मेंस दिखानी होगी, तब जाकर फंडिंग मिलेगी। ये अप्रोच अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंस दोनों को पुश करती है। इस इंटरवेंशन का एक और मेजर कंपोनेंट है हाई स्पीड रेल कनेक्टर। टोटल 7 कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन्हें ग्रोथ कनेक्टर कहा गया है, जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलगुड़ी। यहाँ एक क्लियर पैटर्न दिखता है। एक तरफ साउदर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच। दूसरी तरफ नॉर्दर्न गैंगेटिक बेल्ट को कनेक्टिविटी के थ्रू बूस्ट दिया जा रहा है। दोस्तों ओवरऑल देखें, ये इंटरवेंशन सिटीज को आइसोलेटेड यूनिट नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक रीजन के रूप में डेवलप करने की स्ट्रेटजी दिखाता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफी क्रिटिकल है। दोस्तों अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की, जो बजट 2026 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहा है। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर पर फोकस किया गया है। गवर्नमेंट एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत सेट कर रही है। इस कमेटी का काम होगा पूरे बैंकिंग सेक्टर का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना, ताकि बैंक्स फ्यूचर रेडी बने, स्ट्रांग बने और इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में काम करें। नेक्स्ट है दोस्तों एनबीएफसी। यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है और पावर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को स्ट्रांग बनाना है। अब दोस्तों आते हैं एफडीआई फ्रेमवर्क पर। गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेगी। इसका सिंपल मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल को और इजी, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि इंडिया में फॉरेन कैपिटल का फ्लो स्मूथ हो। दोस्तों लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिफॉर्म की बात की गई थी, म्युनिसिपल बॉन्ड। बजट में 100 करोड़ का स्पेसिफिक इंसेंटिव अनाउंस किया गया है। अगर कोई लार्ज सिटी 1,000 करोड़ से ज्यादा का सिंगल बॉन्ड इशुएंस करती है, इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट मार्केट से फंड रेज करने का एनकरेजमेंट मिलेगा और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। दोस्तों ओवरऑल देखें, ये रिफॉर्म बैंकिंग, एनबीएफसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अर्बन फाइनेंस सबको एक साथ स्ट्रेंथन करने की एक क्लियर स्ट्रेटजी दिखाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड कर्तव्य की, जो है फुलफिलिंग एस्पिरेशन। यहाँ फोकस है ह्यूमन कैपिटल के सप्लाई साइड पर, यानी एजुकेशन, हेल्थ और स्किल पर। सबसे पहले चलते हैं एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट के पार्ट पर। गवर्नमेंट एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी सेट करने जा रही है, जिसका नाम होगा एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस। इसका सीधा मतलब है पढ़ाई को सीधा नौकरी और एंटरप्राइजेस से कनेक्ट करना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है सर्विस सेक्टर, जिसे कोर ग्रोथ ड्राइवर माना गया है। आज इंडियन इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर ही सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है, और इसी रियलिटी को पॉलिसी के थ्रू एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ये एक काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप। ये टाउनशिप मेजर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएंगी। आइडिया सिंपल है, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री को फिजिकली पास लाना, ताकि थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप कम हो। इस मॉडल को कहा गया है चैलेंज रूट, जहां स्टूडेंट रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम पर काम करेंगे, सिर्फ क्लासरूम लर्निंग तक लिमिटेड नहीं रहेंगे।
दोस्तों फीमेल एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल हॉस्टल एस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल सपोर्ट या बीजीएफ यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इम्प्रूव करना। दोस्तों अब आते हैं हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्शन की तरफ। यहाँ सबसे पहले बात होती है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, जैसे लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजी स्टाफ और सिमिलर रोल जैसे लोग। गवर्नमेंट का टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ऐड करना। ये काम किया जाएगा एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करके, नए इंस्टीट्यूशन सेटअप करके, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। मेडिकल टूरिज्म पर भी स्ट्रॉन्ग पुश दिया गया है। इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब स्टेब्लिश किए जाएंगे। इससे हाई क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ेगी और लास्ट में आयुष सेक्टर के लिए भी एक्सपेंशन प्लान है। गवर्नमेंट 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टेब्लिश करेगी, जिससे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव सेक्टर की। सिंपल शब्दों में ये वो इकोनॉमी है जहाँ क्रिएटिविटी से जॉब और ग्रोथ दोनों आती है। इसके अंदर आता है एवीजीसी सेक्टर, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स। गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, इंडिया को ग्लोबल गेमिंग और मीडिया इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग हब बनाना। इसके लिए एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान रखा गया है। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेज में एडीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप किए जाएंगे। सोच ये है कि टैलेंट को स्कूल लेवल से ही आइडेंटिफाई करो, नर्चर करो, ताकि फ्यूचर में ये टैलेंट ग्लोबल गेमिंग और मीडिया इंडस्ट्री को फीड करे। अब मूव करते हैं दोस्तों टूरिज्म और कल्चरल पर। यहाँ अप्रोच सिर्फ मोन्यूमेंट दिखाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि टूरिज्म को एक प्रोफेशनल और टेक ड्रिवन सेक्टर बनाना है। दोस्तों हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन में बड़ा चेंज के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जा रहा है। टूर गाइड के लिए भी फोकस्ड इनिशिएटिव है। 10,000 गाइड को 20 मेजर टूरिस्ट साइट पर अपस्किल किया जाएगा। एक 12 वीक हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, जो एक आईआईएम के साथ कंडक्ट होगा। दोस्तों कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक डिजिटल पुश भी दिया गया है। एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाई जाएगी, जिसमें इंडिया के सारे कल्चरल और हेरिटेज साइट सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा टूरिज्म को एक्सपेरिमेंटल बनाने के लिए 15 आर्कियोलॉजिकल साइट जैसे लोथल, डोलावीरा, राखीगढ़ी, सरनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस, इनको डेवलप किया जाएगा एज एक्सपेरिमेंटल डेस्टिनेशन, सिर्फ देखने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए। दोस्तों अब आते हैं स्पोर्ट्स सेक्टर पर। यहाँ फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो है खेलो इंडिया मिशन। इस मिशन का क्लियर गोल है नेक्स्ट डिकेड में इंडिया के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना, ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड कर्तव्य की, सबका साथ सबका विकास। ये कर्तव्य पूरा फोकस करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर, चाहे बात एग्रीकल्चर की हो, वर्नेबल ग्रुप की हो या फिर स्पेसिफिक रीजन की हो। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फार्मर इनकम की। यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस है वाटर सिक्योरिटी पर। गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेगी 500 रिजर्व और अमृत सरोवर का, ताकि इरिगेशन स्ट्रांग हो और फार्मर क्लाइमेट रिस्क से बेटर डील कर सके। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। कोस्टल एरियाज में कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ और कैशू जैसे हाई वैल्यू क्रॉप को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही एक कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च की जाने वाली है, जो फार्मर की इनकम डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगी। दोस्तों अब एग्रीकल्चर को टैक्स से जोड़ने की बात भी कही गई है। यहाँ पर लॉन्च हो रहा है भारत विस्तार, यानी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ये एक मल्टीलेवल एआई बेस्ड टूल होगा, जो एग्रीस्टैक पोर्टल और आईसीआर के पैकेज को इंटीग्रेट करेगा। मतलब फार्मर को एक ही प्लेटफॉर्म पर डाटा, एडवाइजरी, रिसोर्सेज मिलेंगे, सिंपल, डिजिटल और एफिशिएंट वे में। दोस्तों अब आते हैं एम्पावरिंग दिव्यांगजन पर। इस बजट में अनाउंस हुआ है दिव्यांगजन कौशल योजना। ये एक स्किलिंग स्कीम है, जिसमें दिव्यांगजन को टास्क ओरिएंटेड रोल के लिए ट्रेन किया जाएगा, जैसे आईटी, एबीजीसी, हॉस्पिटैलिटी और फूड एंड बेवरेज सेक्टर। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, स्किल के थ्रू डिग्निटी और एम्प्लॉयमेंट। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट, मेंटल हेल्थ पर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है निमांस टू की। नॉर्थ इंडिया में एक सेकंड निमांस एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि मेंटल हेल्थ सर्विस की रीच और स्ट्रांग हो। साथ ही रांची और तेजपुर के नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन को
अपग्रेड करके रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। इसका मतलब है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रिसर्च और बेटर एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वोदय यानी राइज ऑफ ईस्ट के विजन की। ये इनिशिएटिव ईस्टर्न इंडिया को ग्रोथ का नेक्स्ट बिग इंजन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस है। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसमें दुर्गापुर को एक इम्पॉर्टेंट नोड के रूप में डेवलप किया जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वोदय के 5 स्टेट में 5 मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और लोकल इकोनॉमी को डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। दोस्तों अब आते हैं ट्रांसपोर्ट पर। गवर्नमेंट ने 4000 ई बसेस प्रोवाइड करने का प्रोविजन दिया है। ये स्टेप क्लीन मोबिलिटी, अर्बन ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट और कार्बन एमिशन रिडक्शन तीनों गोल को एड्रेस करता है। दोस्तों इसके अलावा एक स्पेशल फोकस दिया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम लॉन्च की जाएगी। इससे टूरिज्म के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी भी स्ट्रेंथन होगी। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन ग्रांट की। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए स्टेट को 1.4 लाख करोड़ प्रोवाइड किए गए हैं फाइनेंस कमीशन ग्रांट के थ्रू। ये ग्रांट 16 फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेड के बेसिस पर दिए गए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर करना। दोस्तों अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, और यहाँ बजट 2026 में काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट की। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो नया इनकम टैक्स 2025 है, उसे अप्रैल 2026 से इफेक्टिव किया जाएगा। इसका मेन फोकस है सिंप्लिसिटी। इनकम टैक्स रूल्स और फॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा और नए फॉर्म्स बहुत जल्दी नोटिफाई होंगे। फॉर्म्स को इस तरह रीडिजाइन किया जा रहा है कि एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर भी इजीली कंप्लायंस कर सके बिना कंफ्यूजन के। दोस्तों अब आते हैं ईज ऑफ लिविंग और टैक्स पेयर रिलीफ पर। एक बहुत बड़ी रिलीफ यहाँ दी गई है मोटर एक्सीडेंट क्लेम। ट्राइब्यूनल के थ्रू जो इंटरेस्ट एक नेचुरल पर्सन को मिलता है उसको अब इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। मतलब इस इंटरेस्ट पर ना टैक्स लगेगा और जो भी टीडीएस पहले डिडक्ट होता था वो भी अब रिमूव कर दिया जाएगा। ये रिलीफ डायरेक्टली कॉमन सिटीजन को बेनिफिट देगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है टीसीएस रीजनलाइजेशन, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज पर टीसीएस रेट को रीजनलाइज करके 2% कर दिया गया है, जो पहले 2% से 20% तक जा सकता था। साथ ही दोस्तों एलआरएस रेमिटेंस, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जो कि मेडिकल और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होती है, उन पर टीसीएस को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। ये स्टूडेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे भेजने वाले लोगों के लिए एक क्लियर रिलीफ है। अब दोस्तों आते हैं आखिरी और काफी सेंसिटिव पॉइंट पर, वन टाइम फॉरेन असेट डिस्क्लोजर। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए एक वन टाइम 6 मंथ फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च की जा रही है। इस स्कीम के अंडर लोग अपनी ओवरसीज इनकम या असेट वॉलेंटरीली डिस्क्लोज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ की गई है, अगर नॉन इमूवेबल फॉरेन असेट की टोटल वैल्यू 20 लाख से कम है और वो डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो उन पर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दी जाएगी, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। दोस्तों अब बात करते हैं कोऑपरेटिव से रिलेटेड अनाउंसमेंट की। दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले जो टैक्स डिडक्शन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी हुई थी, जो मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट और वेजिटेबल सप्लाई करते हैं, उसको और एक्सपेंड कर दिया गया है। अब ये डिडक्शन कैटल फीड और कॉटन सीड सप्लाई करने वाले प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी अप्लाई होगी। मतलब कोऑपरेटिव्स का ऑपरेशनल स्कोप बढ़ेगा और उनकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, अब इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाले डिविडेंड इनकम पर डिडक्शन मिलेगी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर भी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि जो डिविडेंड इनकम कोऑपरेटिव को मिले वो आगे अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इससे कोऑपरेटिव के अंदर फंड सर्कुलेशन एनकरेज होगा। अब एक स्पेशल एग्जेप्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो नोटिफाइड नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, अगर उसको कंपनीज में इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड इनकम मिलती है और वो इनकम मेंबर कोऑपरेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो उस पर 3 साल तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। ये बेनिफिट उन इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा जो 31 जनवरी 2026 तक की गई हैं। दोस्तों अब आते हैं अट्रैक्टिंग ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, इंडिया को ग्लोबल डाटा सेंटर हब बनाना। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग
इंसेंटिव दिया गया है। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के डेटा सेंटर का यूज करके ग्लोबली क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उस कंपनी को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, अगर डाटा सेंटर सर्विस देने वाली कंपनी रिलेटेड एंटिटी है, तो उसके लिए सेफ हार्बर मार्जिन 50% ऑन कॉस्ट फिक्स किया गया है। इससे ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट कम होंगे और सर्टेनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मूव हुआ है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट किसी बॉन्डेड जोन के अंडर टोल मैन्युफैक्चरर को कैपिटल गुड, इक्विपमेंट या टूलिंग सप्लाई करता है, तो उस नॉन रेजिडेंट को 5 ईयर तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। ये मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डायरेक्टली बूस्ट करेगा। दोस्तों, अब लास्ट में आते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर। दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लायंस को सिंपली करना चाहती है। इसके लिए एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दोनों शामिल होंगे। इस कमेटी का काम होगा आईसीडीएस रिक्वायरमेंट को इंड एएस के अंडर इंटीग्रेट करना। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि टैक्स ईयर 27-28 से सेपरेट आईसीडीएस बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत खत्म हो जाएगी। मतलब कंप्लायंस सिंपलर, डुप्लीकेशन कम और क्लियरिटी ज्यादा होगी। दोस्तों, साथ ही सेफ हार्बर रूल के लिए अकाउंटेंट की डेफिनेशन है, उसको भी रेशनलाइज किया जाएगा, ताकि अननेसेसरी टेक्निकल इशू ना आए। दोस्तों, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थीम है टैरिफ सिंप्लीफिकेशन, यानी कस्टम ड्यूटी को सिंपल और सेक्टर फ्रेंडली बनाना। सबसे पहले मैरीन, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ने सी फूड एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है। पहले जो स्पेसिफाइड इनपुट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकते थे, उनकी लिमिट सिर्फ 1% ऑफ एफओबी वैल्यू थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 3% ऑफ एफओबी वैल्यू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है एक्सपोर्टर को रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, कॉस्ट कम होगी और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होंगे। साथ ही जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अभी लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर एक्सपोर्ट के लिए अलाउड थे, उनको और एक्सपेंड कर दिया गया है। मतलब लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी सिक्योरिटी पर। गवर्नमेंट ने लिथियम एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन थी, उसको कंटिन्यू रखा है। ये स्टेप इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, सोलर एनर्जी को पुश करने के लिए एक और डिसीजन लिया गया है। सोलर ग्लास बनाने में यूज होने वाला सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम कर दी गई है। इससे सोलर मैन्युफैक्चरिंग और भी अफोर्डेबल हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं, उन पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन चल रही थी, उसको अब 2035 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक लॉन्ग टर्म सिग्नल है कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया की एनर्जी मिक्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनली क्रिटिकल मिनरल्स पर। गवर्नमेंट ने क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए होते हैं, उन पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन देने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल टेक्नोलॉजीज के लिए बैकबोन है। दोस्तों, अब बात करते हैं बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी की। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ दिया गया है। बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कैलकुलेट होती है, उस कैलकुलेशन में बायोगैस का पूरा वैल्यू एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सिंपल शब्दों में समझें तो बायोगैस कंपोनेंट पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, जो क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल फ्यूल को डायरेक्टली प्रमोट करेगा। दोस्तों, अब आते हैं ईज ऑफ लिविंग और ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी मेजर्स पर, जो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, जो लोग पर्सनल यूज के लिए ड्यूटीएबल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, उन पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे कॉमन सिटीजन के लिए इंपोर्ट का कॉस्ट डायरेक्टली कम होगा। दोस्तों, इसके अलावा 17 ड्रग्स और मेडिसिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दी गई है। ये डिसीजन हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी के लिए काफी इम्प्रूवमेंट है, और इससे आगे बढ़ते हुए 7 और रेयर डिसीजेस के लिए ड्रग्स, मेडिसिन और फूड आइटम्स को ड्यूटी फ्री पर्सनल इंपोर्ट की फैसिलिटी दी गई है। दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है, जहां पॉलिसी सीधा पेशेंट की नीड्स को एड्रेस कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की, जो कस्टम और ट्रेड से लिंक्ड है। दोस्तों, जो फिश इंडियन फिशिंग वेसल के थ्रू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या हाई सी में पकड़ी जाती हैं, उसे ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। और अगर ये फिश किसी फॉरेन पोर्ट पर लैंड होती हैं, तो उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा, जो फिशरीज सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है।
दोस्तों लास्ट पॉइंट बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्मॉल बिज़नेसेस के लिए, कुरियर एक्सपोर्ट पर जो 10 लाख पर कंसाइनमेंट का वैल्यू कैप था, उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा स्मॉल बिज़नेसेस को, आर्टिज़न्स को और स्टार्टअप्स को, जो अब ग्लोबल ई-कॉमर्स मार्केट तक ईज़िली एक्सेस कर पाएँगे। दोस्तों इसी के साथ ये लास्ट सेट ऑफ मेजर क्लियरली दिखाते हैं कि बजट 2026 सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी, ईज ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर और ग्लोबल ट्रेड एसेस को एक साथ पुश कर रहा है। दोस्तों इसी क्लैरिटी के साथ हम बजट 2026 के एनालिसिस को यहीं कंक्लूड करते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैंने पार्ट 1 में ये चार्ट समझाया है, जैसे बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल बजट। ये आपको बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें समझाया है पार्ट 1 को, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और इसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बन जाता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन-सा पार्ट आता है, जैसे फीस कलेक्शन, फाइन्स एंड पेनल्टी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने वहाँ पे बजट के टर्म को समझाया है। दोस्तों इसके अलावा मैंने 4 इमेजेस ऐड की हैं जो डायरेक्टली मैंने पीआईबी की वेबसाइट से ली हैं। इसमें की नंबर्स दिए गए हैं, इसमें एक्चुअल डेटा, बजट एस्टीमेट डेटा और रिवाइज्ड एस्टीमेट डेटा इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा किस मिनिस्ट्री को कितना अलॉटमेंट हुआ है, जो गवर्नमेंट इस बार 53.5 लाख का खर्चा करने वाली है, वो कहाँ-कहाँ होने वाला है, ये आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों ये सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग का भी मैंने चार्ट दिया है। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपको कहीं अगर डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो उसका डेफिसिट है, वो कैसे फाइनेंस करती है। तो आप इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से वहाँ लिख सकते हैं और एक डेफिनिटली आपको एक अलग ही एज मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड आई विश मे योर एफर्ट्स लीड यू फॉरवर्ड।